इस फिल्म का पहला सीन 5000 पहले से शुरू होता है, जहां हम एक जालिम बादशाह को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम बादशाह ने इस शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये बादशाह इस शहर के तमाम लोगों से ज़मीन को खुदवाता है। दरअसल वो एक ऐसे मवाद की तलाश में है जो इसे जादुई ताकत दे सके। नतीजे के तौर पर वो पहले से भी ताकतवर हो जाता है और ना सिर्फ इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल हो जाएगा। बुनियादी तौर पर इस मवाद का नाम एटीरियम है। इसकी मदद से वो एक ऐसा ताज बनाएगा जिसकी मदद से वो अपने अंदर एक सुपर हीरो की ताकत हासिल कर सकेगा। यहाँ हमेशा की तरह मजदूर खुदाई कर रहे हैं और इसी दौरान एक मजदूर को वो एटीरियम पत्थर मिल जाता है जो जालिम बादशाह को चाहिए था। जल्द ही वो अपना ताज बनवाता है जिसे पहनकर उसे बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। इसी दौरान हमें एक छोटा लड़का भी नजर आता है जो इस जालिम बादशाह के खिलाफ खड़ा होता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस नाइंसाफी से बचना चाहिए, हमें बादशाह के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम बादशाह को मालूम होता है कि वो मेरे खिलाफ खड़ा है तो उसे कत्ल करवाने का हुक्म दे देता है। जब वो मारा जा रहा था तो वो लड़का अचानक गायब हो गया और एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ बहुत से देवता बैठे थे। ये 6 देवता इस लड़के से कहते हैं कि तुम में हिम्मत है और हमें ये बहुत पसंद आया, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी ताकत देने जा रहे हैं कि तुम लफ्ज़ शाज़ैम कहोगे तो हमारी दी हुई ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि उस जालिम बादशाह को आसानी से शिकस्त दे सकते हो। ये छोटा लड़का ऐसा ही करता है। वो शाज़ैम कहता है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो फौरन उस बादशाह के महल में आता है जहाँ वो बहुत सी ताकतें हासिल करने के लिए अपना शैतानी ताज पहनने वाला था। लेकिन वो लड़का जो शाज़ैम कहने के बाद बहुत ताकतवर हो गया था, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। वो गुस्से में था, वो इतना गुस्से में था कि जालिम बादशाह के साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। यहाँ से कहानी 5000 साल बाद जाती है और हम मौजूदा वक्त को देखते हैं। इस वक्त में हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ एक गैंग ने इस शहर पर मुकम्मल कब्जा कर रखा है। वो लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और इस शहर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग का मकसद सिर्फ इस ताज को हासिल करना है। इसका मतलब है कि वो इस ताज की तलाश में है जो 5000 साल पहले जालिम बादशाह ने बनाया था। वो बादशाह खुद तो खत्म हो गया, लेकिन उसका ताज आज भी इसी शहर में कहीं दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, जो इस ताज की तलाश में है। ये लड़की पुरानी चीजें ढूंढने में काफी माहिर है। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की एड्रियाना एक गार में जाती है जहाँ काफी कोशिश के बाद इसे वो ताज मिल जाता है। एड्रियाना और इसका दोस्त इस बात पर खुश हैं। हमें पता चलता है कि इसके एक दोस्त का नाम इस्माइल है। वो उसी गैंग में शामिल था जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा था। फिर इस्माइल इसके एक दोस्त को खत्म कर देता है जो एड्रियाना के साथ था। वो अपने गैंग के दीगर गुंडों को इस कार में बुलाता है। अब लोग एड्रियाना की तरफ बंदूक उठाते हैं और कहते हैं कि वो ताज इन्हें दे दें। अब इस लड़की ने नीचे देखा तो जमीन पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। जब वो उनको पढ़ती है तो उसके मुंह से शाज़ैम लफ्ज निकलता है। जैसे ही वो लफ्ज कहती है, ब्लैक एडम वहां आ जाता है और वहां आने वाले तमाम गुंडों को खत्म करना शुरू कर देता है। वो गुंडों को इतना मारता है कि कोई भी नहीं बच पाता। इस्माइल जो गुंडों के साथ शामिल था वो वहां मरने का ड्रामा करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ बच जाती है। क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया है, यानी एड्रियाना ने उसे दोबारा जगाया है, इसलिए ब्लैक एडम उसे कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में ब्लैक एडम को हम बाहर देखते हैं। गैंग के कुछ और लोग उस पर एक खास हथियार से हमला करते हैं। ये हथियार उसी एट्रीनियम मवाद से बनाया गया है जिसकी मदद से ताज भी बनाया गया था। जैसे ही ब्लैक एडम उस मिसाइल की जद में आता है, वो वाकई दर्द महसूस करता है। ब्लैक एडम ने इस गुंडे की जान ले ली जिसने इस पर हमला किया, लेकिन इस रॉकेट या इस छोटे मिसाइल की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि एट्रीनियम ऐसा मवाद है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इस मवाद के साथ ब्लैक एडम को ख़त्म भी किया जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम होश में आता है, वो यहाँ एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि तुम 5000 साल से उस गार में बंद थे। अब चूंकि हमारे शहर को गुलाम बना लिया गया है और वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, इसलिए तुम हमारे मसीहा बनकर आए हो। तुम हमारे शहर को उस गिरोह से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ किसी चीज की परवाह नहीं। वो कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था, अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं इस शहर को बचाने का जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहकर ब्लैक एडम घर से निकल जाता है और शहर में घूमने लगता है।
اس کے بعد ہم ایک خاتون لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا کام اس دنیا میں آنے والے سپر ہیروز اور سپر ویلنز کو روکنا تھا، یعنی دنیا میں ایسے حالات کو برقرار رکھنا تاکہ عام لوگوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری سرزمین کو خطرہ نہ ہو۔ وہ یہاں ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بلیک ایڈم اب واپس آ چکا ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا وہ پہلے کی طرح بہت تباہی مچا سکتا ہے۔ اگر وہ پاگل ہو جائے اور ناراض ہو جائے تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاک مین اس سے اتفاق کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے جس میں بہت سے سپر ہیروز شامل ہیں۔ وہ سب مل کر بلیک ایڈم کو پکڑنے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف گینگ کے چند ارکان ایڈریانا کے گھر جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تاج اسی کے پاس ہے۔ جب وہ ایڈریانا کے خاندان پر حملہ کرتے ہیں، بلیک ایڈم انہیں وہاں آ کر بچا لیتا ہے اور گینگ کے ارکان کو مار دیتا ہے۔ وہ اب بھی کچھ باقی لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت ہاک مین کی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ سب بلیک ایڈم سے لڑنے لگتے ہیں، لیکن بلیک ایڈم پھر بھی ان پر غالب تھا۔ گینگ کے ارکان اور جسٹس لیگ کی ٹیم بلیک ایڈم کا کچھ بگاڑ نہیں پائی۔ آخرکار بلیک ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاک مین اپنی ٹیم کے ساتھ ایڈریانا کے پاس آتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ اسے بلیک ایڈم کو پکڑنے میں مدد کرے، لیکن ایڈریانا کہتی ہے کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، صرف بلیک ایڈم ہے جس نے ہمیں بچایا، اور جب ہم مرنے والے تھے تو اسی نے ہماری جان بچائی۔ جسٹس لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ تم جسے اپنی حفاظت کے لیے لے کر آئی ہو وہ بہت خطرناک ہے، یہاں تک کہ 5000 سال پہلے اس نے ہمارے شہر کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ آخرکار وہ ایڈریانا کو راضی کر لیتے ہیں کہ ایڈریانا ان سب کو لے کر بلیک ایڈم کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں اور اپنی لڑائی ختم کر سکیں۔ پھر دوسری طرف اسماعیل یعنی اس گینگ کا ممبر جو ایڈریانا کا ساتھی تھا اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ وہ تاج کو تلاش کر کے اپنے لیے استعمال کرے۔ جب اسے تاج نہیں ملتا تو وہ غصے سے ایڈریانا کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں بہت چالاکی کے ساتھ ایڈریانا کا بیٹا اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اسماعیل نے مجھے گواہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور جسٹس لیگ اور بلیک ایڈم سے مدد مانگتی ہے کہ میرے بیٹے کو واپس لانے میں میری مدد کریں، اور وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور مل کر اس کے بیٹے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہاک مین اس گروہ کے 2 آدمیوں کو پکڑتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کہاں پر ہے۔ اسماعیل نے ایڈریانا کے بیٹے کو ایک خفیہ جگہ پر رکھا ہوا تھا جو ایک صحرا میں ہے، اور جب بلیک ایڈم اور جسٹس لیگ اس جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل نے ایڈریانا کے بیٹے کی طرف پسٹل کی ہوئی ہے۔ یہاں اسماعیل ایک راز بتاتا ہے کہ وہ اس گروہ کا ہیڈ ہے جو پورے شہر میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب کنڈے اسماعیل کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اس لیے وہ ایڈریانا سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتی ہے تو اسے وہ تاج سونپ دے۔ یہ پریشان ماں وہ تاج اسے دیتی ہے تاکہ اس کے بیٹے کی جان بچائی جا سکے، لیکن وہ اس کے باوجود بچے کو گولی مار دیتا ہے۔ جیسے ہی بلیک ایڈم یہ دیکھتا ہے وہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور بچے کی جان بچا لیتا ہے، یہاں تک کہ اسماعیل کو اپنی بجلی سے جلا کر مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں بلیک ایڈم ہاک مین سے ملتا ہے اور اسے بہت بڑا راز بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ 5000 سال پہلے اس ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے والا میں نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا، اور ظالم بادشاہ میرے بیٹے کو قتل کر رہا تھا اس وقت وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ظالم بادشاہ کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ میرے بیٹے کو نہ ڈھونڈ سکا، تو اس نے مجھے اور میرے خاندان کو پکڑ لیا اور سب کو میرے سامنے بے دردی سے مار ڈالا۔ ہمیں اتنی بری طرح مارا گیا کہ کوئی جانور بھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ میری بیوی کو بھی اسی بادشاہ نے مارا، اور اگلی باری میری تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا جس کے پاس بہت ہی زیادہ طاقت تھی، اس نے اپنی تمام طاقتیں مجھے دے دی۔ ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ظالم بادشاہ کے لوگوں نے پھر ہم پر حملہ کر دیا، اور میں وہاں سے اس لیے بچ گیا کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو مرتے دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے ظالم بادشاہ اور اس کے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن وہ طاقتیں میرے اختیار میں اس وقت نہیں تھیں اور میں ان پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جلد ہی میرے نہ چاہتے ہوئے پورا شہر تباہ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ کیا ہے۔ ان دیوتاؤں نے جنہوں نے میرے بیٹے کو طاقت دی تھی وہ ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور اپنی طاقت کو قابو میں نہ رکھ سکا، اس لیے انہوں نے مجھے اس غار میں بند کر دیا۔ میں اس غار میں ہزاروں سال تک رہا، اور جب ایڈریانا نے میرا نام یعنی شازیم کہا تو میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ یہاں بلیک ایڈم کو اب بھی افسوس ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ تباہی ہوئی اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ وہ ہاک مین سے کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر اپنے اختیارات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو سکے۔
और ब्लैक एडम शाज़ैम कहता है, जिससे वो अपनी आम हालत में वापस आ जाता है। इसका मतलब कि वो एक आम इंसान बन जाता है जिसके पास सुपर पावर नहीं। जब तक वो दोबारा शाज़ैम ना कहे वो दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए वो सबसे दरख्वास्त करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करें ताकि मैं ये लफ्ज़ दोबारा ना कह सकूं। आखिर में ब्लैक एडम के मुंह में एक आला डालकर उसे पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो दोबारा ये लफ्ज़ ना बोल सके। ये एक छोटी सी जेल है जहाँ ब्लैक एडम बंद है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल दिखाया जाता है जो मर के जहन्नुम में चला जाता है। इस्माइल शुरू से जानता था कि अगर वो ताज की ताकत को संभालना चाहता है तो इसे अपने हाथों में रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही कोई इसे कत्ल करे ताकि वो मर जाए और जहन्नुम में जाए, और वो यहाँ जहन्नुम के शैतानों से मिल सकता था जिनकी मदद से वो ताकत हासिल कर सकता था। इस्माइल ये सब बातें शुरू से ही जानता था, इसलिए इसने ब्लैक एडम को उकसाया कि जैसे ही वो एड्रियाना के बेटे को मारेगा ब्लैक एडम आकर उसे मार देगा। साथ ही ताज भी उसके हाथ में था। वो ये सब बातें शुरू से ही जानता था, इसलिए सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक था। यहाँ जहन्नुम के शयातीन इस्माइल से मिलते हैं और इसे अपने इख्तियारात देते हैं। वो पहले जैसा नहीं बल्कि ताकतवर हो जाता है। वो उन ताकतों के साथ इस दुनिया में आता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस लीग को इस बारे में पता चलता है वो इसके साथ मुकाबला करने के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन इस्माइल बहुत ताकतवर बन जाता है, यहाँ तक कि वो सब इकट्ठे होकर भी इसे नहीं रोक सकते। और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो जाती है। हॉकमैन भी सबाक से लड़ता है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती। लेकिन खुशकिस्मती से ब्लैक एडम उसी वक्त वहां पर आ जाता है। अब ब्लैक एडम और सबाक के दरमियान काफी लड़ाई होती है। ये लड़ाई बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेती है। कुछ ही देर में हमें ऐसा लगने लगता है कि ब्लैक एडम ही सबाक को हरा सकता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़कर 2 हिस्सों में फाड़ देता है और इसे मुकम्मल तौर पर फाड़ने के बाद आखिरकार वो सबाक खत्म हो जाता है और सब कुछ पुरअमन हो जाता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना निजात दहिंदा समझने लगते हैं। वो सब कबूल कर लेते हैं कि ब्लैक एडम ने इन्हें और उनके शहर को बचाया है। अगले सीन में हमें वही खातून नजर आती हैं जिसने ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस लीग को भेजा था। वो यहाँ ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन इस शहर को मत छोड़ो। इस शहर वालों के निजात दहिंदा बनो, उनका ख्याल रखो, मुहाफिज बनो। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ ब्लैक एडम बैठा है और उसे कहता है कि मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता और वो जब जो कुछ भी करना चाहेगा वो खुद ही करेगा। फिर वो खातून कहती हैं, हाँ शायद तुम सही हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम गुस्से में आता है और वो स्क्रीन तोड़ देता है जिस पर वो खातून बातचीत कर रही थी। स्क्रीन टूटते ही हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और हम देखते हैं कि धुएं के पीछे से सुपरमैन निकल कर आता है। वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें हमेशा बात करने के लिए बैठना चाहिए। जैसे ही सुपरमैन ये कहता है इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।